Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very warm welcome. You are watching Good Morning Public with me और पब्लिक मुझे कहती है सोहाब सिल। मेरे साथ ये स्क्रीन शेयर करते हैं हरमीत सिंह। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। आगे से भी कोई हाल चाल सुनाए ना, मतलब आप सुनाए कि इस्लामाबाद में। मुझे पता है आप इतनी फ्रेश लग रही हैं तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक ठाक है और हमारे जो नाजरीन है आज वो कुछ ज्यादा फ्रेश नजर आएंगे। अच्छा, अपने व्यूवर्स की अगर हम बात करें ना तो हाल चाल के साथ साथ मैं आपको जरा लाहौरियों का हाल भी बता देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आज तो मैंने बहुत ही ज्यादा रश देखा है लाहौर की सड़कों पर। इस्लामाबाद का क्या हाल चाल है, दरअसल मैं आपसे वो पूछ रही थी। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि एक तो छुट्टियां थी सर्दियों की और उसके बाद फिर इलेक्शन की छुट्टियां हो गई, तो बच्चों को पता नहीं, हम तो छोटे थे तो छुट्टियां मिलती नहीं थी, पता नहीं आजकल के बच्चों को तो साल में आधा साल तो छुट्टी मिल जाती है। खैर, बैक टू द स्कूल, बैक टू द रूटीन। ये लाइफ जो है वो आप अपनी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की सड़कों पे देख रहे हैं तो रश काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आपको ऑफिस पहुंचते पहुंचते अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और अगर हम इलेक्शन की बात करें तो बड़ी मीम्स भी हमारे सामने आ रही थी, तो लोग ये कह रहे थे कि अच्छा खासा हमारी आवाम को सिर्फ ये पता था कि वोट कास्ट करना है, उनको नहीं पता था कि फॉर्म 45 क्या होता है, 47 क्या होता है, इन दोनों का फ़र्क क्या होता है, आप अपने हक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कल हमने इस पर एक डिटेल सेगमेंट भी किया कि फाफन की जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसके मुताबिक क्या ये जो हमारे फॉर्म 45 है इसके तहत जो आरओज़ हैं उन्होंने काम किया है या नहीं किया, और नशिस्तें जो है किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं। खैर, इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, सुबह बखैर, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। सर कहिएगा कि अव्वल तो देख के पोस्ट होगी सोशल मीडिया पे या फॉर्म को देख के लोगों ने काफ़ी अवेयरनेस तो ले ली है फॉर्म 45 की, 47 की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप भी एलेबोरेट कर दें ताकि हमारी पब्लिक जो हमें देख रही है एटलीस्ट उन्हें पता चल सके कि फॉर्म 45, 47 है क्या और इसका फ़र्क क्या है बेसिकली। बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान भी मॉडर्न रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है, वरना तो यहाँ दकियानूसी और हम पुराने मॉडल में रह रहे थे। और ये क्रेडिट जाता है, मैं समझता हूँ, इमरान खान को कि उन्होंने लोगों को सोशल मीडिया पे अट्रैक्ट किया और पूरी फिर तमाम सियासी जमातें उस पर आ गई और आपने रिजल्ट देख लिया। फॉर्म 45 बेसिकली है क्या कि आप हल्के के वोटर हैं, आप वोट कार्ड डालने जाते हैं, उस वोट को जो कैलकुलेशन है ना उस वोट की कि किस कैंडिडेट ने कितने फॉर्म हासिल किए हैं, उस फॉर्म 45 में लिखा जाता है। तो टोटल वोटरों की तादाद कितनी है, मर्द कितने हैं, खवातीन कितने हैं, कितने वोट डालेंगे, परसेंटेज क्या है, किस उम्मीदवार ने कितने वोट लिए, कितने वोट रिजेक्ट हुए, ये हर पोलिंग स्टेशन का है। और तकरीबन अगर देखा जाए एमएनए के हल्के में कोई 350-400 के करीब पोलिंग स्टेशन होते हैं और इसी तरह आपको 200-250 के करीब एमपीए के पोलिंग स्टेशन होते हैं। वो हर फॉर्म को इकट्ठा करते हैं, ये फॉर्म 45 कहलाता है। उसके बाद इसको शक्ल में लेके आते हैं, इसको इकट्ठा करने के बाद फॉर्म 47 की शक्ल में लेकर जाते हैं। वो सारे रिकॉर्ड को इकट्ठा करना है, कंसोलिडेट करना उसको कहते हैं कि आप हर पोलिंग स्टेशन का आता है रिजल्ट, और रिजल्ट आप वहां पर रखते हैं और उनको इकट्ठा करने के बाद वो फिर टोटल बता देता है कि किस कैंडिडेट ने कितने वोट हासिल की है। और ये सोशल मीडिया की बदौलत ही आप देखिएगा। सदीक साहब, एक और चीज जो आपने जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन की है सारी चीजें और जो चीजें सोशल मीडिया के थ्रू सब लोगों तक पहुंची है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे अब जो सूरत हाल है, एक तरफ तो आपकी जो जमात है वो भी ये गिला करे कि फॉर्म 45 हमारे पास है और उसके मुताबिक हम जीत चुके हैं। इसी तरह टीएलपी की बात की जाए या हम दीगर जमातों की बात की जाए तो वो भी कहते हैं कि हमारे पास तो फॉर्म 45 है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब एक और फॉर्म 45 भी सामने आ चुका है और वो भी ये दावा करते हैं कि हम तो ये ठीक कह रहे हैं, ये तो नून लीग जो है वो जीत चुकी है। आपको क्या लगता है कि क्या इन सारी चीजों से अदालतों में जाके आप लोगों को फायदा होगा, या जो वो दिखा रहे हैं कि नून लीग ही जीत चुकी है और आप लोगों के पास जो है उसके बारे में कहा जाए ये जाली है? अच्छा देखिए, आप लोगों को सबको पता है कि ट्रेंड जो है मीडिया के नेगेटिव ट्रेंड था पाकिस्तान तहरीक अगेंस्ट से शुरू से, जब तकरीबन 10 से 15% वोट जो ट्रेंड समझ आया, उस ट्रेंड में इतना मार्जिन ले रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन दे रहा था और बाकायदा लोग सोशल मीडिया की बदौलत उन तक आ रहा था। अब जो वहाँ इलाके में वोट जो पड़े हैं वो वोट पड़ने के बाद सोशल मीडिया के जरिए ही बाकायदा आपके व्हाट्सएप पे आ गए, गूगल ड्राइव पे आ गए, सारा डाटा अब हमारे पास अवेलेबल है।
हमारा तकरीबन 170 के करीब सीटें थी, जो हम उसमें से तकरीबन आप अंदाजा लगाए तो 70-75 के करीब सीटें छीन ली गई हैं, जहाँ डिफरेंस डाला गया है। हालांकि ट्रेंड ये नहीं था, और वो भी आपने देखा कि क्या है कि ना कोई बल्ला था हमारे पास, हमारा इंतखाबी निशान ले लिया गया, हमने इंडिविजुअल कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ा, और अवेयरनेस इतनी ज्यादा थी कि उनको बाकायदा इंतखाबी निशान हल्के का पता लगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, उसने बाकायदा वोटर घर से निकला, जाकर वोट डाला उन्होंने। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमारे यहाँ प्री पोल रिगिंग चलती रही, अब तो पोल डे रिगिंग भी आ गई, पोस्ट पोल रिगिंग भी आ गई। अगर ये बैलेट पे चल रहा होता सारा तो फिर तो मसला नहीं था हमारे लिए। तो देखिए, पार्टी का निशान लेने से लेकर लोग पकड़ना, गिरफ्तारियां करना, सिर्फ इलेक्शन। अच्छा सिद्दीक साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपकी ना बात में एक बात ऐड करना चाहती हूँ, वो ये कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हमने देखा कि तमाम तर इंतखाबी निशान जो है वो कौन कौन से थे, उनको याद रखना, उस हवाले से बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है PTI की जानिब से लॉन्च की गई, अवेयरनेस दी गई, ऑफ नेट और ऑन नेट बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आवाम को अवेयर किया गया। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं कह रही हूँ जो बातें आप कर रहे हैं, उन तमाम बातों के बावजूद भी जो अवामी मैंडेट सामने आया, अभी वो हडल्स के साथ था, हडल्स के बगैर नहीं। सर, फाफन की जो रिपोर्ट आई है उसको भी जरा मैं चाहती हूँ कि आप शामिल करें अपनी डिस्कशन में, कि उनका कहना ये है कि फॉर्म 45 जो है उससे नशिस्तें कितनी कॉम्प्रोमाइज हुई हैं, वो भी नजर आया है। सर, सोशल मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जो वीडियोज और पिक्चर्स हमारे सामने आई हैं फॉर्म 45 की, या बैलेट पेपर जलाने की, या काउंटिंग की, सर उसको भी कंसीडर किसी तरीके से किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल देखिए, अभी मैं आज इलेक्शन कमीशन ही जा रहा हूँ, वहाँ इलेक्शन कमीशन में हियरिंग है। पहले हाईकोर्ट के साथ तकरीबन 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, और 150 के करीब कंप्लेंट जो है वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन के सामने आ गई है, जिसमें फॉर्म 45 जो सोशल मीडिया से आया, वैसे आया, पापन की रिपोर्ट, ये सारे हम ये सारा रिकॉर्ड वहाँ रख रहे हैं, और वहाँ हम साबित कर देंगे कि ये जालसाजी और धांधली की गई है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी जाली वोट डाले गए हैं, यानी फॉर्म 45 जो एग्जैक्ट आए हैं, जो बाकायदा मिसाल के तौर पर तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने कह दिया, जमात इस्लामी ने कह दिया, वो एग्जैक्ट शेप है, और उसको हम इलेक्शन कमीशन के सामने इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये हेयरिंग हो रही है, उस हेयरिंग में अगर हम जीत जाते हैं, उम्मीद तो है कि उनमें हर चीज ओपन, यानी ये सारी तफसीलात जो है ना, हम एक बेस्ट एक बाकायदा पटिशन लेके आएंगे कि सारे का सारा इलेक्शन जो है ये वॉइड है, यानी ये सारे का सारा। और मैं नहीं समझता कि इस इलेक्शन के बुनियाद के ऊपर आप सारे मामला को लेके, जहाँ इलेक्शन कमीशन की अपनी जानबदारी आ गई है, वहाँ इसमें इतने फ्लॉज हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर यू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का भी एक रोल जो है बड़ा क्लियर हमें इन इंतखाबात में, इससे पहले और पोस्ट इलेक्शन में भी नज़र आ रहा है। बट ऑल दो इस पर मजीद भी बात कर लेते हैं। सेनेटर हमायूं अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PTI के, उनके आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर सर, सुबह बखैर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशंस, वो इसलिए कि एक अच्छा मैंडेट जो है वो आप लोग सामने लेकर आए हो, और इलेक्शन कैंपेन तो नहीं कहेंगे, अवेयरनेस कैंपेन जो है वो आप लोगों ने अच्छी ड्राइव की, सोशल मीडिया पर लोगों को अवेयर किया कि आखिर आपने किसी को भी वोट कास्ट करना है तो वोट बेसिकली आपका राइट है, और उसको आपने यूज़ कैसे करना है। बट ऑल दो सर, अब जो फिगर्स आप लोग के सामने आ रहे हैं, एक मुफाहमत की ऑफ़र कल आप लोग को मिली हुई है कि जी अगर आपने चलना है साथ मिसाक़ जमहूरियत में, मिसाक़ मैशत में, तो हमें हमारे साथ चलें। कैसे देखते हैं इस ऑफर को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि मफाहमत एक चीज होती है और अपने आइडियोलॉजी पे खड़े होना ये दूसरी बात होती है। पार्लियामेंट में होने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम मफाहमत कर रहे हैं और जो आप कर रहे हो वो भी ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो भी ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। या आप अपने जो आइडियोलॉजी है उस पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और या वो लोग जो हैं अपनी आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। हम एक दूसरे के खिलाफ कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ नफरत नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में एक और चीज इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि माजी में खान साहब ने कहा कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, और अब हम देख रहे हैं कि कल जिस तरीके से कहा गया कि खान साहब को भी हम दावत देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि सर जो माजी में आप लोगों पर ये बात भी आती है कि आप लोग किसी सियासी जमात के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, सबको चोर डाकू कहते हैं,
फिर जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर आप कोशिश भी करते हैं लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो जाती। अब जो ये मामला चल पड़ा है, क्या अब आप लोगों को भी थोड़ा बहुत एक सॉफ्ट कार्नर या कहीं ना कहीं जमातों के साथ मिल बैठ के मुल्क के जो मुआशी सूरत हाल या अदम इस्तेहकाम सियासत के हवाले से चल पड़ा है, तो ये चीजें बेहतरी की तरफ अगर एक साथ लेके जाएं आप लोग? देखिए, ऐसा ये है कि पॉलिटिकल जमातों के साथ बात करना एक बात है, और बाज लोगों के साथ जिनके ऊपर हमारा ख्याल ये है कि उन लोगों के पास जो वेल्थ है उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है उनके पास, और वो एक्सप्लेन कर भी नहीं सके, तो हम उन इंडिविजुअल्स के साथ बात नहीं करना चाहते, हम उनके साथ नहीं करना चाहते, हम जमातों के साथ बात करना चाहते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो उन जमातों के लीडर हैं। अब आप सोच लिए कि जब आपके पास बियॉन्ड वो क्या कह सकते हैं, जो इनकम है उसके जब आप बता नहीं सकते कि कहाँ से इनकम आती है, तो आप कह देते हैं कि यार ये गैबी इमदाद है। अब ये गैबी इमदाद जो होती है ये क्या चीज होती है, ये कहाँ से गैबी इमदाद आती है? मतलब क्या हम सब के लिए, मेरे लिए भी गैबी इमदाद है या सिर्फ बाज लोगों के लिए गैबी इमदाद है? इस गैबी इमदाद को आप कहाँ से वो करोगे, जस्टिफाई करोगे? तो ये जो चीजें होती है ना, जस्टिफिकेशन करना, ये गलत है। तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम डिस्कशंस कर सकते हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। वो भी हम किस बात पे करेंगे? देखिए, हम लोगों का जो कॉमन ग्राउंड है वो हमारा कॉमन ग्राउंड है इलेक्टोरल प्रोसेस। वो हमारा कॉमन ग्राउंड है कि लॉज बनाना जो पाकिस्तानियों के लिए एट लार्ज बेहतर हो। हमारा कॉमन ग्राउंड है कि हम एक इस तरीके से जाएं कि लोगों की खिदमत करें। अगर आप हमारे सब आप ठीक कह रहे हैं, ये सवाल दरअसल आम आवाम ने रखा भी है तमाम सियासतदानों के आगे, चीफ जस्टिस के आगे, लेकिन बात यह है कि आम आवाम की अब सुनेगा कौन? क्योंकि सर मसाइल बड़े सारे, जैसे हरमीत कह रहा था कि माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, अदम इस्तेहकाम हमें दिखाई दे रहा है, कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं ना। अब देखिए 16 माह की पीडीएम हो या आपकी अपनी हुकूमत हो, आप लोगों ने काम करने की कोशिश बहुत की, लेकिन मसाइल इतने ज़्यादा है कि उसको इतने कम टाइम में एड्रेस किया नहीं गया। तो अब आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या खाका आप लोगों ने तैयार किया है, क्या हिकमत अमली है कि अगर हुकूमत में आएंगे तो कैसे आएंगे, और फिर जो इतने सारे मसाइल हैं उसे किस तरह से एड्रेस किया जाएगा? देखिए सोहा जी, आपने जो बात की है मैं उसको आगे लेकर चलता हूं। आप सोचिए कि इस महंगाई में जिसका आप जिक्र कर रही हैं, इस महंगाई में नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो पैसे देती हैं, नौजवानों को पैसे देती है, वर्कर्स को पैसे देती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट के पैसे देती है, ये करो वो करो। यहाँ पे तो उल्टा हिसाब हो गया। यहाँ पे वो नौजवान अपनी जेब से पैसे डाल के बाहर निकले, यहाँ पे वो लोग अपनी जेब से कैंपेन कर रहे हैं। हम यहाँ पे लोग बिरयानी खिलाते हैं, लोग कीमे वाले नान खिलाते हैं, या वो खाली पेट सारी वो कर रहे हैं। आप सोचिए, पूरी डायनामिक्स पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। इससे बड़ी रेवोल्यूशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहां आई है? इससे ज्यादा सॉफ्ट और बड़ी रेवोल्यूशन और कहां हो सकती है? हमें इससे बड़ी रेवोल्यूशन, ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है इन द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स। इससे बढ़ के पाकिस्तान की खिदमत कोई नहीं हो सकती। अब यहां से हम आगे कहां जा सकते हैं? हमारे मसाइल बहुत है, लेकिन एक बात बताऊं, ये मसाइल कोई बहुत बड़े नहीं है। पाकिस्तान के पास, अगर पाकिस्तान अपना बजट, जो भी इस वक्त बजट है, कम है या ज्यादा है, अगर उसमें चोरी ना करे और वही बजट पूरा का पूरा लगा दें। मैं आपको बता देता हूं, हेल्थ में कितने अरब मिलते हैं। आप मुझे 5 करोड़ 10 करोड़ दे दे, मैं आपको खूबसूरत तरीन अस्पताल जो कि सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे खड़ा हो सकता है। आप मुझे 1 अरब दे दे, मैं आपको ऐसे स्कूल बना दूं कि जो सेल्फ फाइनेंस पे, मींस कि बहुत कम पैसों पे सिर्फ अपने उस्तादों का उनका खर्चा उठा के वो चल सकता है, बेहतरीन तालीम हो सकती है। हम ऐसे, यहाँ पे इस्लामाबाद में मैं हूँ, यहाँ पे एक वो रावल चौक है, उस पे एक अंडरपास बना हुआ है। 3 दफा उसकी सड़क अभी अभी बनी है, 6 महीने पहले उसकी 3 दफा सड़क बैठ गई है। बैठ गई है, बिल्कुल। मैंने कल रात देखी। अच्छा, अगर आपकी तरफ आते हैं सर, वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। सर, वफाक में आते हैं। वफाक में आप बैठ के MWM के साथ 2 चीजें, एक तरफ वो एक मजहबी जमात है, फिर उसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ये ईरानी हैक जमात है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रोपेगेंडा आप शुरू हो चुका है सोशल मीडिया पे, उसको आप कैसे देखेंगे? और साथ में क्या जो पार्लिमानी लीडर होगा, अगर हुकूमत में नहीं बैठेंगे तो अपोजिशन लीडर क्या MWM से होगा या तहरीक इंसाफ से ही होगा? मेरा एक सवाल है, अगर हम कहते हैं ये ईरानी हैक्ट है, तो व्हाट अबाउट जो सऊदी हैक्ट है? व्हाट अबाउट जो अमेरिकी हैक्ट है? व्हाट अबाउट जो फलाना हैक्ट है? देखिए, ये सारी पाकिस्तानी जमातें हैं।
इनका नजरिया जो भी हो गया, आपने सोचा है, कभी सोचा था कि ऐसे जगहों पे लोग ये नारे लेकर कर रहे होंगे सुन्नी शिया भाई भाई? कभी आपने सोचा था? ये WMW ने जो किया हुआ है, वहादतुल मुस्लिमीन ने जो हमें ऑफर दिया, उस पे लोगों ने ये नारे लगाए हैं कि शिया सुन्नी भाई भाई, इससे बढ़ के क्या हो सकती है? अब आगे आ जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, और मेरा नहीं ख्याल उन्होंने जिस खुलूस से हमें ऑफर किया, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस पोजीशन पे हूं कि उनके ऊपर शक कर सकूं। मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी और ने बहुत बड़ा वो किया, उन्होंने हमें एक ऑफर किया। हाँ, एक पॉलिटिकल डिफरेंसेस या उसमें कोई सवालात उठ सकते हैं, लेकिन मैं उनके उसकी बहुत कदर करता हूं। मैं वहादतुल मुस्लिमीन जो उन लोगों ने ऑफर किया है, मैं उनकी बहुत ज्यादा कदर करता हूं, और ये एक बहुत बड़ी बात हो रही है। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसका कोर्स चेंज हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला हम उस भंवर से निकलने वाले हैं जहां पे एक किस्म का हम नीचे की तरफ चले जा रहे थे। मैं समझता हूं कि इस अवेयरनेस ने इस 2 साल ने पाकिस्तान को एक कौम बना दिया है, और इंशाल्लाह ताला अब फ्यूचर जो है उन यंगस्टर्स के पास है, जो अगले साल इस दफा 18% लोग जो थे वो तकरीबन 25 से नीचे थे। अगले साल तकरीबन आप ये समझ ले कि 38% लोग जो होंगे वो 30 से नीचे होंगे। ठीक है माहिर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वेरी वेल एक्सप्लेन कि कितने मसाइल हैं, लेकिन वसाइल भी चूंकि मौजूद हैं, बशर्ते कि उनको बरोए-कार लाया जाए और सियासी पार्टी सियासी लीडरान की तरफ से ऑनेस्टी के साथ काम किया जाए, तो मसाइल बहुत बड़े नहीं हैं, और एक अच्छा मुस्तकबिल और अच्छा पाकिस्तान, एक रोशन पाकिस्तान, उसकी राह पर गामजन किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक ब्रेक लेनी है, आप ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा। वैसे आप मिस तो बहुत करते होंगे, ख़ासतौर पर हमने अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात की जाए तो 2-3 ऐसे सीज़न रहे हैं कि हमने इस गाने को बहुत मिस किया है। बट ये गाना डिपिक्ट बिल्कुल ठीक करता है कि पाकिस्तान सुपर लीग को पाकिस्तान में लोग कितना पसंद करते हैं, इसका इंतज़ार करते हैं। बट ऑल दो अब ये 9th सीज़न है, लेकिन अब पता नहीं, मैं ये कन्फ्यूज़ कर रही हूँ शायद हरमीत के इलेक्शन और ये पाकिस्तान सुपर लीग शायद एक साथ आ गया, तो लोगों की वो एक्साइटमेंट या हमें वो हैपनिंग लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में नजर नहीं आ रही। बट ऑल दो अब दिन थोड़े रह गए, हो सकता है 1-2 दिन पहले हम लाहौर को ऐसे देखें कि किस तरह से खूबसूरती से लाहौर को सजाया जाता है, कराची में क्या क्या तैयारियां की जाती हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। और इस दफा आपको पता है कि ओपनिंग सेरेमनी जो है वो लाहौर से हो रही है, 17 को हो रही है। और हरमीत कोई किसी का टाकरा हो ना हो, आपका और मेरा तो जरूर होगा, क्योंकि पहला मैच जो है वो लाहौर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, यानी लाहौर कलंदर्स। आपकी बात दुरुस्त है कि जिस तरीके से इंतजार किया जाता था और बहुत सारी चीजों, ये बहुत मेगा इवेंट था पाकिस्तान में, और इसमें बहुत सारे लोग इंतजार भी किया करते थे। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि सियासत की नजर ये भी हो गया बहुत सारी चीजों की तरह। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है कि इतनी बड़ी एक्टिविटीज होने वाली हैं, लेकिन हम उस तरह नहीं देख रहे हैं कि जिस तरीके से बड़ी बेताबी से इंतजार भी किया जा रहा था। लेकिन हाँ, एक हफ्ता और कुछ ही दिन आप कह सकते हैं कि 17 को अगर ये मामला शुरू होगा तो बहुत सारी चीजें बदल भी सकती हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि जो आमना जो टाकरा है बाद और लाहौर का, लाहौर को देखा है जो माजी से वैसे मैं भी लाहौर का फैन हूं, और होना भी चाहिए। जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही और माजी में जिस तरीके से वो हारते रहे और अचानक परफॉर्मेंस में बेहतरी आई, तो मेरे ख्याल में सपोर्ट होनी चाहिए। खैर ये हम 17 को देख लेंगे। बट ऑल दो आपकी वाली बात के सियासी जो है वो दरअसल पाकिस्तान सुपर लीग नहीं, हमारी पीसीबी हो गई, और ये हमने देखा कि उन्होंने इस तरह से उसको तैयार नहीं किया, या तैयारी पीएसएल की नहीं की जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो खैर अभी भी टाइम है, देखने में बाकी है कि तकरीबन रूनुमाई तो हो गई है, ट्रॉफी भी आप सबके सामने ऑन स्क्रीन थी जो आप देख रहे थे। लेकिन अब मैचेस, फाइनल मैचेस और तमाम तर मैचेस की सिक्योरिटी सूरत हाल और टीम्स कॉम्बिनेशन क्या है, और कमेंटेटर्स जो हैं वो कौन कौन से कहाँ से आए हैं आपको बूस्ट अप करने के लिए, ऑडियंस को इनकरेज करने के लिए, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। शकील खटक हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और आप इन्हें पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर भी खेल के हवाले से अपडेट करता देखते रहते हैं, तो इनको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। शकील बताएं जी, आप मुझे पहले तो ये बताएं कि क्या आपका काम ऑब्वियसली वो एशिया कप हो और वर्ल्ड कप हो या फिर पाकिस्तान सुपर लीग हो, काम तो डबल हो जाता है, लेकिन वो एक हैपनिंग है जिसको आप एंजॉय करते हैं, आपको मज़ा आता है फील्ड में रह के वो देखने का, क्या आपको वो नज़र आ रही है?
देखिए नो डाउट जब ड्यूटी की बात अगर आप करती हैं तो सुबह 9 बजे तकरीबन हम कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच जाते हैं। हालांकि जो फैंस हैं उनको लगता होगा कि आजकल तो मैच भी नहीं हो रहे, तो आप लोग क्या करने जाते हैं वहाँ पर। तो इस टाइम पे तैयारियाँ चल रही है, वहाँ पर रिहर्सल चल रही हैं, प्रोडक्शन स्टाफ का अपना अपना काम कर रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, फिर प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं। कल से बाकायदा तौर पर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ हो चुका है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने प्रैक्टिस की है, लाहौर कलंदर्स ने प्रैक्टिस की है, इसी तरह से पेशावर ज़ल्मी की टीम ने भी प्रैक्टिस की है। तो प्रैक्टिस सेशन का सिलसिला तो जारी हो चुका हुआ है। लेकिन जैसे आप कह रही थी ना कि इस बार PSL का वो मज़ा नहीं आ रहा, तो वो रीज़न यही थी कि क्योंकि PCB में अपनी कुछ तब्दीलियाँ ऐसी हुई थी कि चेयरमैनशिप की तब्दीली हुई थी, फिर नए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आए हैं, वो भी निगरान वज़ीर आला पंजाब भी हैं इस टाइम पे। तो इस वजह से शायद PCB जो है ना उनका ध्यान पूरी तरह से PSL के ऊपर नहीं था। हालांकि हमने देखा है कि जब भी PSL आता है तब बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगाए जाते हैं, यहाँ पर ब्रोशर्स बांटे जाते हैं प्लेयर्स में, ऑनलाइन उनकी इतनी पब्लिसिटी होती है। जो काउंट डाउन क्लॉक है PCB की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, वो एक कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर काउंट डाउन क्लॉक लगाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है जो कंट्रोवर्शियल हम देख रहे हैं इस वक्त माजी के जितने भी कप्तान हैं वो इस वक्त कप्तान तो हैं तमाम तर, चाहे वो इस्लामाबाद की बात की जाए, शाहीन शाह की बात की जाए, दीगर की बात की जाए। ये सरफराज को क्या हो गया कि भाई साहब उनको अचानक जो है कप्तानी से हटा दिया गया? हमें देखे कल जब ट्रॉफी की अनवीलिंग हो रही थी, हम वहाँ पर मौजूद थे जब सरफराज अहमद भी आए, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, हालांकि हमने एक दिन पहले भी खबर दे दी थी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बाकायदा फैसला कर लिया है सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने का। फिर कल जो सारे कैप्टन, जाहिर सी बात है जो ट्रॉफी की अनवीलिंग होनी थी उसमें तमाम तर जो कैप्टन थे उन्होंने शिरकत करनी थी, साथ साथ जो फ्रेंचाइजेस के ओनर्स हैं या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने शिरकत करनी थी। तो वहाँ पर सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी की। उसके बाद फिर मैंने खुद वहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर के एक बड़े ही रिस्पॉन्सिबल बंदे से पूछा कि सरफराज अहमद क्या इस सीज़न में कप्तानी करेंगे या नहीं। तो उनका कहना था कि देखें अभी आपके सामने कौन आया। मैंने कहा सरफराज। तो बोले आप सरफराज को देख रहे हैं तो सरफराज कैप्टन रहेगा। मैंने कहा अभी सरफराज हैं, क्या सीजन में कैप्टनसी करेंगे? तो इस बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि हमारे पास तो खबर आ गई थी कि सरफराज अहमद नहीं रहेंगे। और फिर शाम को उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है बाकायदा कि सरफराज अहमद नहीं है, कैप्टन अब रेले रोसो साउथ अफ्रीकी स्टार। और ये बड़ा अच्छा फैसला है। अगर इसके पीछे हम देखें तो पिछले 2020 से लेकर जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम है ग्रुप स्टेज से ऊपर नहीं आ सकी है, प्ले ऑफ मरहले तक क्वालिफाई नहीं कर सकी है। 2016-2017 सरफराज की कैप्टनसी में वो फाइनल तक पहुंचे। 2019 में सरफराज ने उनको चैंपियन बनवाया। फिर उसके बाद से उनका ना जो है ना वो कोयटा की टीम नीचे आना शुरू हो गई थी। अब शायद जो कोयटा की टीम, शेन वाटसन कोयटा की तरफ से खेलते थे, अब पहली बार वो कोयटा की कोचिंग में के रोल में नजर आएंगे आपको। अब लाहौर में उन्होंने टीम को भी ज्वाइन कर लिया और जैसे ही शेन वाटसन यहाँ पर पहुंचे उसके बाद फिर कोयटा ने कप्तान की तब्दीली का असूली फैसला किया वहाँ पर, फिर उसके बाद ऐलान किया है। और इसके पीछे सिर्फ रीज़न यही है कि शायद इस वक्त जो T20 फॉर्मेट है ना वो आपको पता है कि तेज़ तरीन फॉर्मेट है, उसमें आपने मार धाड़ करनी है, छक्के चौकों की गेम है। तो रेले रोसो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टीम को लड़वाना जानते हैं। खुद भी अगर आप T20 में उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 159 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तकरीबन 34 उनका एवरेज है T20 में, और T20 में एवरेज काफ़ी अच्छा समझा जाता है। तो शायद यही वो रीज़न है कि वो रेले रोसो, अब सऊद शकील उनके वाइस कैप्टन है। सऊद शकील ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कोयटा के साथ हमेशा से रहे हैं, लेकिन उनको बेंच पे बैठा के रखते थे, उनको टीम में प्लेइंग 11 में खिलाने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन अब लग रहा है कि कोयटा की टीम क्योंकि जीत की तरफ जाना चाहती है, वो चाहते हैं कि अब पिछले जो 3-4 सीजन उनके अच्छे नहीं गए वो इस सीजन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और शायद यही रीजन है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑडियंस को बूस्ट अप करने की, तो एक और बड़ा फैक्टर होता है कमेंटेटर्स का। कमेंट्री के लिए इस दफ़ा आप बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कमेंटेटर्स जो हैं पाकिस्तान आए और फिर उर्दू के लिए भी कुछ को सिलेक्ट किया है, वो लोग कौन कौन है? देखिए कमेंट्री पैनल हमेशा ऐसे होता है कि जब भी मैच तो आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, छक्के चौके चल रहे होते हैं, लेकिन पीछे जो आवाज़ आती है ना वो जितना बूस्ट करती है, सबसे मैच का जो मज़ा दोबारा करती है ना, तो वो कमेंट्री पैनल ही होता है। तो माइकल क्लार्क पहली बार पाकिस्तान आ रहे हैं कमेंट्री पैनल में, क्योंकि जब से उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है तो अब उन्होंने प्रोडक्शन में एंट्री दी है। अब वो पाकिस्तान सुपर लीग में पहली बार वो कमेंट्री पैनल में नजर आएंगे। लेकिन उनके साथ साथ जो दुनिया क्रिकेट का कमेंट्री पैनल का जो सबसे मशहूर नाम है इयन बिशप, वेस्ट इंडीज़ के साबिक क्रिकेटर रहे हैं, वो पाकिस्तान आएंगे। और फिर सबके जो दिलों के करीब हैं, जो कमेंट्री में ऐसा नाम है डैनी मॉरिसन, एक यूनिक किस्म की कमेंट्री करते हैं, हमेशा फैंस के साथ घुल मिल जाते हैं। आप कज़ाफ़ी में भी इवन आप अक्सर PSL के मैचेस में आपने देखा होगा कि वो फैंस के पास खुद ही चले जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ चिट चैट करते हैं। तो वो भी इस बार
कमेंट्री करेंगे, एक बार फिर से करेंगे बल्कि। हाँ। माइक हेसमैन भी आ रहे हैं, इसके साथ साथ और भी बड़े अच्छे कमेंट्री उर्दू में पैनल मेरे हैं। ख्याल से तारिक सईद साहब है हमारे साथ। बिल्कुल, तारिक सईद साहब उर्दू कमेंट्री में उनसे बेहतरीन कमेंट्री कोई मेरा नहीं ख्याल है शायद कोई नहीं कर सकता इस टाइम राइट नो। अगर हम इस दौर की बात करें, उनके साथ अली यूनस भी कमेंट्री पैनल में शामिल है, लेकिन रमीज़ राजा की वापसी हुई है। अच्छा, सिक्योरिटी के बारे में जरा ब्रीफ करें इस हवाले से, क्योंकि हमने इस चीज़ को भी तो मेक श्योर करना है कि सिक्योरिटी, क्योंकि जब इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान आते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसे हादसा हो चुके हैं कि अब हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवेयर रहना पड़ता है। तो इस हवाले से क्या देखिए, नो डाउट अब सबसे अच्छी खुशी की बात तो ये है कि अब एक अरसा हो गया पाकिस्तान में एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है और तकरीबन 2 दिन हो गए हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल स्पोर्ट्स का कम्प्लेक्स का जितना भी एरिया है वो कॉर्डन ऑफ हो चुका हुआ है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब क्रिकेट की एक्टिविटीज़ हो रही है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए पुलिस तो हमारी है ही, हरदम हाजिर होती है पाकिस्तान टीम को, चाहे वो इंटरनेशनल टीम्स हो, उनको सिक्योरिटी देने के लिए। उनके साथ साथ रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी की भी जो है हुकूमत ने रिक्वेस्ट की हुई है, वो भी PSL की सिक्योरिटी के लिए हर वक्त दस्तयाब रहेगी। यहाँ पर टीमों के लिए बड़ी अच्छी सिक्योरिटी दी गई है। जब टीमों का अराइवल होता है या डिपार्चर होता है कज़ाफ़ी स्टेडियम से या होटल से, तो वो रास्ता भी कॉर्डन ऑफ किया जाता है। और यहाँ पर जो क्रिकेटर्स अभी तक आए हैं, क्योंकि कल भी प्रैक्टिस सेशन हो रहा था, तो वहाँ पर अभी कुछ इंटरनेशनल स्टार्स तो आए हैं, जबकि बाकी क्योंकि इंटरनेशनल लीग्स भी चल रही हैं डिफरेंट, तो वहाँ पर भी खेल रहे हैं। तो जैसी वो लीग्स खत्म होंगी तो बाकी इंटरनेशनल स्टार्स भी टीम्स को अपने अपने ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जितनी हमारी कल प्लेयर्स के साथ चिट-चैट हुई, अगर मैं वो बताऊँ तो दे आर वेरी मच हैप्पी विद द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। वो कहते हैं कि यार हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि जो हम मीडिया में सुनते हैं कि ये पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, तो उनको ऐसा बिल्कुल भी महसूस अभी नहीं देखिए, हो हम रहा। एक मेहमान नवाज कौम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिक्योरिटी हो या मेहमान नवाजी हो, बड़े अच्छे अंदाज में हम करते हैं। सो दे आर सेटिस्फाइड एंड वी आर एक्साइटेड टू फॉर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन। एंड पे मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 6 टीमें हैं, आप लोग जाहिर सी बात है आप लाहौर को सपोर्ट करी होंगी, हरमीत इस्लामाबाद को कर रहा होगा, मैं किसी और को करूँगा, लेकिन एंड पे PSL हमारा पूरे पाकिस्तान की लीग है। पाकिस्तान PSL की जीत में सिर्फ पाकिस्तान और की फिर जीत आप है। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और तो आपको पता है बसंत या मेले तो अब होने से रहे, लेकिन ये एक्टिविटी जो है वो लोग भी इंजॉय करते हैं और स्क्रीन पर जो है वो पब्लिक भी इंजॉय करती है। तो होपफुली हम बड़े होपफुल हैं कि बड़ा ज़बरदस्त सा इवेंट होने जा रहा है और आप सब उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। शकील, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एकदम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और हरमीत, आपको पता है कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो अमर हो जाते हैं, और अगर वो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरे तो फिर तो ये सोने पे सुहागा है ना। फिर तो आप उनको रहती दुनिया तक, रहती जिंदगी तक नहीं भूल सकते। हमने बहुत देखा है, ऐसी बेशुमार मूवीज़ हैं, बेशुमार ड्रामेज हैं जो हिट नहीं होते, लेकिन उनका एक आधा किरदार आम पब्लिक को क्लिक कर जाता है और फिर वो जो है उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन अगर एक बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन जो आजकल हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, लोग उसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हैव यू सीन गाइस इश्क मुर्शिद? क्योंकि वो एक ऐसा ड्रामा जिसमें बिलाल ने बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की है, नो डाउट, और दुरे फिशा बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस करैक्टर को निभा रही हैं। लेकिन एक और करैक्टर है, भले वो जो करैक्टर है ना, उसने 4 चांद लगा दिए हैं, जान डाल दी उस ड्रामे में। अली जो है उनका नाम है, बेसिकली इस करैक्टर के मेन जो रियल लाइफ है उसमें उनका नाम जो है वो अली है, अली गुल उन्हें बेसिकली कहते हैं उनका पूरा नाम। लेकिन पहले वो फजल बख्श, फिर ड्रामे में खुदा बख्श, और उनकी जो एक्टिंग स्किल्स, और लास्ट डेज में इलेक्शन से पहले भले और बल्ले को जिस तरह से हमने ट्विटर पर टॉप ट्रेंड देखा, ये भी उनकी वजह शोहरत रही। तो खैर, हम इतनी बात कर रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले जो जिस तरह से वो अदाकारी कर रहे हैं, जिस खूबसूरती से स्क्रीन पर निभा रहे हैं इस किरदार को, ज़रा वो कुछ क्लिप्स भी देखें। जस्ट हैव अ लुक। हरमीत, मैंने आपसे कोई भी सवाल करना है ना तो इस पूरे सेगमेंट में आपने सिर्फ कहना है भले। लेकिन चलो जी, लेट मी इंट्रोड्यूस अली गुल हमारे साथ मौजूद है, बेहतरीन अदाकार। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहें, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। आपको ऑन स्क्रीन देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है आजकल ये किरदार करने के बाद, जो अप्रिसिएशन लोगों की तरफ से मिल रही है, जो पजीराई मिल रही है, लोग खुश हो रहे हैं और आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट। और क्या आजकल भले के साथ बल्ले बल्ले भी हो रही है बाजी आपकी? माशाल्लाह बहुत पजीराई मिल रही है भाईजान, पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं। काम बहुत किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बस यही काम किया है, अभी शुरू किया है। बिल्कुल, यानी शुरुआती है ये। इतनी इज्जत, इतनी पजीराई, यकीन करें हमें तो रोना आ जाता है, बस इतनी खुशी मिलती है। क्या नहीं, आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो पाजी। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो किरदार है, ये छोटा सा जो क्लिप है इलेक्शन के हवाले से, वो तो कमाल का वायरल है। टिकटॉक पे देखें हम, ट्विटर पे देखें, हर जगह टॉप ट्रेंड पे बना रहा। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक जो आप मंजर आम पर आए, क्या ये अचानक मंजर आम पर आए या इससे माजी में भी आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम करते थे? जी, मैंने काम सिंधी में बहुत काम किया है मैंने,
सिंधी इंडस्ट्री में थिएटर किए मैंने 30 साल से मुसलसल काम कर रहा हूँ। फिर बहुत मुझे काम उर्दू मीडिया में भी मिला। मैंने फैसल कुरैशी साहब के साथ भी काम किया। फिर यही डायरेक्टर थे फारूक रहीम साहब, इनका ड्रामा था इश्क मुर्शिद। उस अपना क्या नाम है, उसका नाम था अपना बेशरम, उसमें मैंने काम किया था। फिर 9 साल के बाद उन्होंने मुझे फिर कॉल किया, तो मुझे खुशी, मैंने कहा कोई काम जरूर होगा, क्योंकि ये डायरेक्टर ऐसे कॉल नहीं करते किसी को। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, कहता मीटिंग है, मैं गया वहां पे। तो उन्होंने कहा कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ इश्क मुर्शिद, उसमें करेक्टर लिखा हुआ नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि हीरो जो है एक बड़ा आदमी दिखाया है, वो गरीब का रूप करके इश्क करने जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ वो गरीब आप हो, आपका वो रूप ले। तो ऐसे ही बस उन्होंने खुद ही लिखा, फिर बस अल्लाह ने इज्जत दी ऐसी। अच्छा के फजल बख्श, अगर हम आपको खुदा बख्श कहें तो मेरे ख्याल से वही ठीक होगा। बिलाल ने आपको यही ड्रामे में नाम दिया है, आपका नाम तो बिलाल ने ले लिया, फिर आपको खुदा बख्श कहना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप बता रहे हैं, पिछले 30 साल से आप सिंधी ड्रामों में काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो करेक्टर हिट किया है ना, लोगों के दिल में इसने जगह कर ली है। और मजे की बात जो आप बता रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था। अब आप मुझे ये बताएं कि जहाँ पर 1-2 शॉट्स थे, क्या इतनी पब्लिक डिमांड होने के बाद अब है कि इसके सीन्स को बढ़ा दिया गया है, मजीद आपको एंड तक लाया गया है? इस हवाले से बताएं कि स्क्रिप्ट में क्या क्या चेंजेस किए गए? बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह तकरीबन एंड तक ही मैं हूँ, हीरो के साथ ही एंड हो रहा है। अली भाई, एक और चीज, आप मशहूर बहुत हैं माशाल्लाह। जो इलेक्शन से पहले का क्लिप हो या वैसे रील्स हो या भले का क्लिप, उससे पहले भी बहुत सारे क्लिप्स आपके यूट्यूब पे भी आपके काफी वायरल है। मदाओं की जानिब से आप माजी में बहुत काम करते रहे, लेकिन अभी ये जो प्रोजेक्ट आपको मिला है, इसके बाद आपने क्या तब्दीलियां देखी हैं? जब आप कहीं जाते हैं, किसी मॉल पे जाते हैं, तो कोई अच्छा सा वाकया भी हमें सुनाए, साथ में शेयर करें हमारे साथ। सर, हमारा दोस्त है, वो बहुत अच्छा कॉमेडी है, उर्दू में भी करता रहता था, सिंधी में भी करता है, मेरा जिगरी यार है, असगर खोसो नाम है उसका। तो वो भी फन बहुत करता है, गाने माने करता है। तो हम जब दुबई जाते थे शोज में, हमारे कम्युनिटी के शोज होते हैं, तो इनको उर्दू वाले भी जानते थे, फिर इंडियन भी जानते थे इनको, तो हम शर्मिंदा होते थे। तो इस बार ऐसे हुआ, एक बड़े होटल के मालिक ने हमें दावत की कि यार भले को बुलाओ। तो मैं, क्या बात है, और हमारे बच्चे भी, जब उस होटल में गए तो होटल बड़ा कॉस्टली होता है, जिसमें लोग फैमिली, बड़ी बड़ी फैमिलीज आती हैं, तो उन्होंने सबने बल्ले बल्ले कहना शुरू कर दिया। तो वो अख्तर भाई है, उसने कहा कि भाई अब तुम मेरे से ज्यादा बल्ले हो रहा है। और ये बात सच भी है। चलिए अली, मुझे ये बताएं कि मैं चाहूंगी कि आप कोई ज़बरदस्त सा पैगाम अपने देखने वालों को, अपने फैंस को ज़रूर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मसले हैं बहुत सारे, महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है, लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना एक आर्ट है, और ये आर्ट आपको बड़ा बखूबी आता है। तो क्या आप पैगाम देंगे लोगों को? जी, मैं यही कहूंगा कि आप अपना काम से मकसद रखें। मैंने जुस्तजू की, इतनी जुस्तजू, लेकिन अपने काम से काम था मेरा। मैं किसी की न पड़ा, न किसी की बुराई, न काम करो अपना, उसमें आप इंशाल्लाह आपको जरूर सफलता मिलेगी, आप आगे जाएंगे जरूर। और किसी की अगर बुराइयां करोगे फिर आप फंस जाओगे कंट्रोवर्सी में। तो इस काम पे तवज्जो दें और अपने मुल्क का ख्याल रखें, खास करके मुल्क है तो हम हैं। ये मेरा पैगाम है। क्या बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक कह रहे हैं आप अली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, इंटरेस्टिंग बातें की हैं अली ने, और बड़ी ज़बरदस्ती बात ये भी जो उन्होंने कर दी है वो ये कि पाकिस्तान का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए वो काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उनको जो पजीराई मिल रही है वो ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दीगर ममालिक से। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानों की बात करें या दीगर ममालिक की बात करें, तो पहले भी हरमीत पाकिस्तानी ड्रामों को बहुत पसंद किया जाता है पूरी दुनिया में, बॉर्डर पार बहुत पसंद किया जाता है, और फिर ऐसे करेक्टर तो फिर क्या ही बात है। आपसे लेंगे अब इजाज़त, मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने राइट लेफ्ट लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।